So girls, our next topic is theorem on composite functions. So composite functions होते क्या हैं, ये आप +2 में पढ़ के आए हो, एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. That if g of x and f of x are any two functions, so g of f is a composite function. इसका मतलब क्या होता है, g of f of x and f of g is also a composite function. इसका मतलब क्या होता है, f of g of x. सो यहाँ पे ये होता है कि आपका g of x डिफाइंड कब होगा, g of f कब डिफाइंड होगा, अगर f की रेंज, f of x की जो रेंज है वो g की डोमेन के अंदर आना चाहिए. सो रेंज ऑफ f शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. सिमिलरली f of g इज डिफाइंड इफ g of x की रेंज इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f. क्योंकि अब f की जो डोमेन है वैसे हम लिखते हैं f of x, तो x डोमेन में लाई करता है. अब x की जगह क्या आ गया, g of x, तो ये जो g of x है ये f की डोमेन में लाई करना चाहिए. तो g of x इसकी डोमेन में लाई करेगा, मतलब g of x की जो भी रेंज है वो डोमेन ऑफ f का सबसेट होना चाहिए. एक एग्जांपल से हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मुझे f of x x² के इक्वल गिवन है और g of x 1/x+1 के इक्वल है. सो यहाँ पे देखो, अगर आप इसकी डोमेन देखो तो x² इज़ ऑलवेज डिफाइंड. सो यानी कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गई और रेंज क्या हो गई इसकी, आप कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो आंसर विल लाई बिटवीन 0 to infinity, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. यहाँ पे इसकी डोमेन क्या है, g की डोमेन, g हर जगह डिफाइंड है एक्सेप्ट -1. g की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू -1 हो गई तो ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा. और इसकी रेंज क्या है, अब रेंज कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम -∞ to +∞, सो सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो अब अगर मुझे f of g डिफाइन करना है तो g की जो रेंज है वो f की डोमेन का सबसेट होना चाहिए. तो ये देखो, ये है r सबसेट इक्वल टू r, तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इसका मतलब f of g इज़ डिफाइंड. और हम निकालते कैसे थे, f of g of x. अब यानी कि g of x क्या है, 1/x+1, तो यहाँ पे x की जगह 1/x+1 आ जाएगा, तो यानी कि x की जगह 1/x+1 आ जाएगा. तो ये बन गया 1/x+1 की होल स्क्वायर, दैट इज़ 1/x+1 स्क्वायर. सिमिलरली इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड g of f, तो यानी कि f की रेंज जो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स है शुड बी अ सबसेट ऑफ g की डोमेन. सो g की डोमेन तो बहुत बड़ी है और g की डोमेन में सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए, और ये -1 इसकी रेंज में है भी नहीं. सो दैट मीन्स रेंज ऑफ f इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. सो दैट मीन्स g of f इज़ डिफाइंड. सो g of f of x करेंगे तो इसका मतलब g of x में x की जगह f of x, दैट इज़ x² आना है, तो x की जगह x². सो यहाँ पे जब हम x की जगह x² करेंगे सो आई विल गेट 1/x² + 1. सो आप ये भी देख रहे हो दैट f of g इज़ नॉट इक्वल टू g of f. सो कॉम्पोजिट फंक्शंस आर नॉट कॉम्यूटेटिव. सो नाउ लेट अस come to this theorem on composite functions. What does it says? It says that if f is continuous at a and g is continuous at f of a, then prove that the composite function g of f is continuous at a. मतलब f a पे continuous है और g f of a पे continuous है, so g of f will be continuous at a. So what they have done, they have said let f of a is equal to b. Proof is not important, but हम just एक reading दे रहे हैं इसको, result important है, result आपने याद रखना है. So let f of a is equal to b. Since g is continuous at b, so by definition of continuity, for given epsilon positive however small, we can find a positive real number delta such that g of y minus g of b modulus is less than epsilon whenever y lies in the delta neighborhood of b. सो यहाँ पे मैंने x की जगह y लिया है क्योंकि x मैं f के लिए यूज़ करूँगी. नाउ अगेन f इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस एट a. सो अगेन फॉर गिवन डेल्टा पॉजिटिव,
Here we take delta instead of epsilon. There exists a positive real number delta dash. So epsilon is equal to यहाँ पे इन्होंने delta डिफाइंड कर दिया है. ये जो epsilon है यहाँ पे उसको equal to this delta ले लिया है. So fx minus f of a modulus is less than delta for x minus a modulus less than delta dash. Now f of a क्या है? b. So यहाँ पे f of a की वैल्यू पुट कर दी है b. अब प्रूव क्या करना है? That g of f is continuous at a. So now delta dash depends upon delta and delta depends upon epsilon. So actually delta dash also depends upon epsilon. From number 2 it is clear that x minus a modulus is less than delta dash if x lies in the delta dash neighborhood of a, then f of x lies in delta neighborhood of b. Therefore we can replace y by f of x in number 1. So number 1 में जहाँ पे हमने g of y minus g of b लिखा था वहाँ पे y की वैल्यू f of x और b की वैल्यू f of a ले ली है. is less than epsilon for x minus a modulus less than delta dash. ये समझ आया इन्होंने क्या किया है यहाँ पे? क्योंकि ये वाला रिजल्ट ट्रू है फॉर y माइनस बी मॉडुलस लेस देन डेल्टा और ये जो डेल्टा डैश है ये डेल्टा पे डिपेंड करता है. अब यहाँ पे ये देखो अगर मैं f ऑफ x को y बोल दूँ तो ये y माइनस बी मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो गया. सो यानी कि दिस मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर दिस लेस देन डेल्टा एंड फॉर दिस लेस देन डेल्टा x minus a modulus is less than delta dash. यानी कि I can write that g of y minus g of b modulus is less than epsilon for x minus a modulus less than delta dash. Yes, and y की वैल्यू कर दी f of x, b की वैल्यू पुट कर दी f of a. तो ये रिजल्ट बन गया हमारे पास. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. सो g of f at x minus g of f at a modulus is less than epsilon for x minus a modulus less than delta dash implies g of f is continuous at a. So इसको आप एक दो बार अपने हाथ से लिख के देख लेना, उससे आपको रिजल्ट याद हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाएगी. सो आगे करने से पहले हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3 कर रही हूँ सबसे पहले मैं डिस्कस आपके साथ. सो इसमें अब आपको देखो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है और एक जी ऑफ एक्स डिफाइंड है. वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एफ in closed interval 0,2. सो अब आप ये देखो यहाँ पे सबसे पहले f की डोमेन क्या है? 0 to 2. हमें g of f फाइंड करना है. इसका मतलब f की रेंज g की डोमेन में होनी चाहिए. अब f की रेंज क्या होगी? क्योंकि ये सिंपली दोनों फंक्शंस हमारे इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं तो यहाँ से हमें रेंज इजीली मिल जाएगी. यहाँ पे मैं x को 0 पुट करूँगी तो वैल्यू आ रही है 1 और 2 पुट करूँगी तो वैल्यू आ रही है 4. तो f की रेंज हो जाएगी 1 to 4. g की डोमेन क्या है? 0 to 5. सो क्लियरली हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो f of x is this, g of x is this. सो f की डोमेन है 0 to 2 और रेंज है 1 to 4. g की डोमेन है 0 to 5 और रेंज क्या है? ये भी क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो 0 आ गया यहाँ पे एंड 10 minus 1 9 आ रहा है यहाँ पे. सो गर्ल्स आई हैव चेकड इट. यहाँ पे 0 to 9 आएगा. सो रेंज ऑफ g इज 0 to 9. नाउ सिंस रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ 0 to 5, yes, सो दैट मीन्स g of f exists. और इसकी डोमेन क्या होती है? g of f की डोमेन होती है जो f की डोमेन होती है और g of f की रेंज होती है जो g की रेंज होती है. सो डोमेन ऑफ g of f विल बी डोमेन ऑफ f दैट इज 0,2. यहाँ से आप एक और चीज़ याद रखो दैट रेंज अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी रेंज ऑफ g दैट इज 0 to 9. सो नाउ अब g of f of x आपने फाइंड कैसे करना है? जब आप g of f of x फाइंड करोगे तो अब देखो यानी कि g of f of x यानी कि g of x में x की जगह आना है f of x. अब f of x की वैल्यू है 2x plus 1
when x is lying between 0 to 1. So यहाँ पे g of 2x plus 1 when x is lying between 0 to 1, बट आप ये ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे इनकी रेंज भी चेक करनी है. सो ये मैंने यहाँ पे करके दिखाया है कि ये f of x है. जब x आपका 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है तो f of x की जो रेंज है, देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा और 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा. तो f of x की जो रेंज है वो 1 to 3 है, और ये जो 1 to 3 है ये इस वाले 0 to 3 के बीच में लाई करता है. इसीलिए when x lies between 0 to 1, तो आप ये जो 2x plus 1 है ये यहाँ पे पुट करोगे. सो ये बन जाएगा 2x plus 1 की होल स्क्वायर. सिमिलरली when x lies between 1 to 2, f of x है 2 plus x, तो यहाँ पे फिर आप इसकी रेंज चेक करोगे. तो जब आप रेंज चेक करोगे तो आप देख लो आपकी रेंज जो आ रही है वो 3 to 4 आ रही है, और ये जो रेंज है आपकी ये 3 to 5 के बीच में लाई करती है. इसलिए f of x की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 2 of 2 plus x minus 1. सो बाय दिस वे अब इसको सॉल्व कर लिया है एंड यहाँ से आपको ये g of f मिल गया. आपका क्वेश्चन क्या था? यू हैव टू फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ g of f. सो अब जो आपको g of f मिला है, सो ये देख रहे हो आप, ये क्लियरली पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है. सो ये वी विल से दैट g of f इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन 0 to 2 एक्सेप्ट पॉसिबली एट 1. तो x इज इक्वल टू 1 पे क्योंकि ब्रेक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव g of f जब आप करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 9. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव g of f जब आप कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 5. सो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस g of f of x इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1. सो डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज क्लोज इंटरवल 0,2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो गर्ल्स प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट द ब्रैकेट्स व्हेन यू यूज़. आपको पता है ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल वाली ब्रैकेट्स आएंगी, और इस इंटरवल में से हम सिर्फ एक पॉइंट 1 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी. दैट दिस कर्ली ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स द सेट्स. सो दिस सेट कंटेन्स ओनली 1, क्योंकि हमने सिर्फ 1 को सब्ट्रैक्ट किया है 0,2 इंटरवल में से. सो दिस इज़ द डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. सो अभी देखो हम जो रिजल्ट करके आए थे वो ये था दैट इफ़ f इज़ कॉन्टिन्यूस एट a, तो यहाँ पे देखो f of x इज कॉन्टिन्यूस एट 1. येस इट इज़ 1, आप निकाल के देख लेना. लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी 3 आएगी. एंड g इज कॉन्टिन्यूस एट f of a. अब आपका f of a क्या आ रहा है? मैं कह रही हूँ अगर हम a को 1 लें तो f of x इज कॉन्टिन्यूस एट a, 1 पे कॉन्टिन्यूस है. नाउ f of a क्या बन गया आपका? यहाँ पे जब हम x को 1 पुट करेंगे तो दोनों में से 3 आ रहा है. नाउ अब मैंने चेक करना है कि क्या g of x कॉन्टिन्यूस है 3 पे, दैट इज f of a पे. सो 3 पे ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं है. करके देख लो आप. जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो 9 आ रही है, और जब राइट हैंड लिमिट लोगे तो 5 आ रही है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो हैंस जो हमने अभी रिजल्ट किया है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ, एंड दैट इज़ वाई g of f इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. एक और एग्जाम्पल जिसमें ये रिजल्ट यूज़ हुआ है. फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. शो दैट द फंक्शन f of x इज इक्वल टू x cos 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 is continuous for every real x. सो इम्पॉर्टेंट इज़ एवरी रियल एक्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स हमने प्रूव करना है. तो 0 पे तो आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो. 0 पे चेक करने के लिए इन्होंने बाय डेफिनेशन किया है, आपको ज़रूरी नहीं है कि बाय डेफिनेशन करना है, आप अदरवाइज़ भी चेक कर सकते थे. सो आई वॉज सेइंग कि इन्होंने यहाँ पे बाय डेफिनेशन किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक. और हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करके आए हैं ऐसे भी. इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने है. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos 1 by x. सो वी नो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इज 0 एंड cos 1 by x इज बाउंडेड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0.
सो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी जीरो एंड विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, क्योंकि वो भी हमें जीरो गिवन है. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. हो गया. बट उन्होंने हमें फॉर एवरी रियल एक्स बोला और आपने जो कॉन्टिन्यूटी चेक की है वो सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो के लिए चेक की है. सो नाउ व्हाट दे आर डूइंग, उन्होंने एक फंक्शन लिया फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एंड साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x जब आप लोगे तो वो x ज़ीरो पे डिफाइंड नहीं है, इसीलिए साथ में लिखा है x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब अगर मैं कॉम्पोजिट फंक्शन लेती हूँ साई ऑफ फाई, तो इसकी जो रेंज है दैट शुड बी डोमेन, दैट शुड लाई इन द डोमेन ऑफ साई. सो इसकी रेंज है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कुछ भी आ सकता है. और ये देखो इसकी डोमेन यस कॉस एक्स की डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. सो दैट मीन्स साई ऑफ फाई इज डिफाइंड. सो साई ऑफ फाई आएगा क्या, जब हम साई ऑफ फाई ऑफ एक्स करेंगे तो साई ऑफ 1/x हो गया, x की जगह फाई एक्स और यहाँ पे x की जगह 1/x. नाउ फाई एक्स एंड साई एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू एक्सेप्ट ज़ीरो, क्योंकि फाई ऑफ एक्स हमारा x इक्वल टू ज़ीरो पे डिफाइंड नहीं है. बट अदरवाइज फाई एंड साई आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस फॉर ऑल x. सो देयर कॉम्पोजिट्स विल इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x एक्सेप्ट ज़ीरो. यस, अभी हमने ये किया ना कि अगर फाई कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पे एंड साई ऑफ फाई भी कॉन्टिन्यूस है फाई पे, तो दैट मीन्स कॉम्पोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट पे. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे एक तरह से मैंने जो लास्ट अभी थ्योरम की थी वो यूज़ किया है इस स्टेप में. नाउ एक्स इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट ज़ीरो. ये हम इसलिए लिख रहे हैं, वैसे तो ये ज़ीरो पे भी कॉन्टिन्यूस होता है बट ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ज़ीरो पे हम कर चुके हैं, अब हम नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए कर रहे हैं और मैं इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट करना चाहती हूँ, तो सेम होना चाहिए ये. सो ये कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो हमने किया था दैट इफ़ टू फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस. सो एक्स कॉस 1/x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट ज़ीरो. सो यहाँ पे मैंने इसकी कॉन्टिन्यूटी प्रूव कर दी फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट ज़ीरो. यहाँ पे मैंने कॉन्टिन्यूटी प्रूव की थी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. सो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर. So I hope this example is clear to you. So next theorem is sign of function in neighborhood of points of continuity. So if a function f is continuous at a point A and f of A is not equal to 0, then prove that there exists some neighborhood of A where f of x has the same sign as that of f of A. So क्या कह रहे हैं ये, if f is continuous at A and f of A is not equal to 0, then there exists some neighborhood of A where f of x has same sign as that of f of A. तो ये देखो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है अगर, तो A के कुछ नेबरहुड में अगर A पे ये f of A पॉजिटिव था तो A के नेबरहुड में पूरा f of x जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना होता तो ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि सपोज़ करो ये ऐसे आ रहा होता और यहाँ पे ऐसे चला जाता. ना दिस फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस. तो अब इसमें f ऑफ a पे तो साइन पॉजिटिव है लेकिन a के कुछ नेबरहुड में वैल्यू जो है वो सेम नहीं है. ठीक है, लेफ्ट नेबरहुड में तो फंक्शन पॉजिटिव ही है बट राइट नेबरहुड में फंक्शन नेगेटिव हो गया. तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सो ए के कुछ नेबरहुड में एफ ऑफ ए विल बी हैविंग सेम, एफ ऑफ एक्स विल बी हैविंग सेम साइन एज दैट ऑफ एफ ऑफ ए. सो रिजल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. प्रूफ इसका बहुत ईजी है, आप एक बार रीडिंग दे देना इसको, एक बार पढ़ लेते हैं हम. नाउ सिंस एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट ए, so for given epsilon positive there exists number delta such that fx minus fa modulus is less than epsilon for x minus a modulus less than delta. so इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ से मॉड की डेफिनेशन यूज़ की है
आप पहले माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन और फिर एडिंग एफ ऑफ ए ऑन ऑल द साइड्स, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा. एंड सेम फॉर दिस. Now f of a is not equal to 0 is given to us. So that means either f of a is positive or f of a is negative. So first case ले लिया when f of a is positive. So when f of a is positive, epsilon की वैल्यू ले ली f of a by 2. So यहाँ पे epsilon की वैल्यू f of a by 2 पुट कर दिया. तो जब पुट कर दी तो f of x is lying between half f of a and 3 by 2 f of a. क्योंकि f of a पॉजिटिव है तो ये टर्म भी पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी. इसका मतलब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो गया इस नेबरहुड में. ऑन द अदर हैंड अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव है तो हमें एप्सिलॉन की वैल्यू माइनस हाफ एफ ऑफ ए लेनी पड़ेगी, क्योंकि एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये नंबर नेगेटिव है, ये नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा. सो अब एप्सिलॉन की ये वाली वैल्यू पुट कर दी आपने. तो अब जब आप ये पुट करोगे तो क्योंकि एफ ऑफ ए नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब f of x भी नेगेटिव है. सो इन बोथ द केसेस f of x हैज़ द सेम साइन एज दैट f of a इन सम नेबरहुड ऑफ a. नेक्स्ट इज Bolzano root location theorem. So it says that if f is a continuous function on closed interval a comma b, and if f of a and f of b are of opposite signs, then there exists at least one real number c in open interval ab such that f of c is equal to 0. So what they are saying that if f is a continuous function, तो अब अगर f continuous function है such that, दोबारा बना लेते हैं हम एक मिनट. They are saying f is a continuous function such that f of a and f of b, अब देखो f of a है यहाँ पे और f of b है यहाँ पे. This is f of a and this is f of b. So they are saying f is continuous function such that f of a and f of b are of opposite signs. So f of a and f of b are of opposite signs. आपका f of a पॉजिटिव है और f of b नेगेटिव है. So there exists one real number c in a comma b such that f of c is equal to 0. तो ये देखो ये एक c आ गया such that f of c is 0. क्योंकि ऑपोजिट कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ब्रेक तो लग नहीं सकती, और ऑपोजिट साइन है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा. सो if f is a continuous function on a comma b and if f of a and f of b are of opposite signs, then there exists at least one real number c in a comma b such that f of c is 0. So at least one इसलिए बोला इन्होंने कि आपका जो फंक्शन था वो ऐसे भी हो सकता था. अभी भी देखो f of a और f of b के तो ऑपोजिट साइन है, पर x एक्सिस को 1 2 3 बार क्रॉस कर दिया आपने, और अगर मैं इसको यहाँ से और ऐसे ले जाती तो 4 5 टाइम्स क्रॉस कर जाते आप. सो समझ रहे हो. सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c सच दैट f of c इज 0. सो f of c इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, दैट डेफिनेटली द कर्व विल क्रॉस द x एक्सिस एटलीस्ट एट वन पॉइंट. सो अगर आपको ये समझ आ गया, अब आप प्रूफ इसका खुद पढ़ना, कुछ पॉइंट नहीं समझ आएगा तो वी विल डिस्कस इन द क्लास. नेक्स्ट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में दे आर सेइंग इफ f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a comma b and f of a is not equal to f of b, then it assumes every value between f of a and f of b. सो यही हुआ एवरी वैल्यू बिटवीन f of a and f of b. ये देखो f of a और f of b के बीच में सारी वैल्यूज आएंगी ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो. सो f of x will take all the values between f of a and f of b if they are not equal. आप ग्राफ को जैसा मर्जी बना के देख लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो. सो ये a और ये b, तो हर ग्राफ में ये, इस ग्राफ के लिए ये f of a है, ये f of b है. सो इट इज़ टेकिंग ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन f of a and f of b. इस ग्राफ के लिए ये a f of a है और ये f of b है, तो देखो सारी वैल्यूज़ लेगा f of a और f of b. आप ऐसे जितने मर्जी ग्राफ बना के देख सकते हो. सो दिस इज़ नोन एज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और दारबॉक्स प्रॉपर्टी. सो इसका प्रूफ भी बहुत ईजी है. सिंस f of a इज़ नॉट इक्वल टू f of b, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक छोटा है कोई एक बड़ा है. हमने एज्यूम कर लिया f of a f of b से छोटा है. नाउ लेट k बी एनी रियल नंबर बिटवीन f of a एंड f of b.
सो वी हैव टू प्रूव दैट f इज assuming ऑल द वैल्यूज बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b. इसका मतलब कोई c एग्जिस्ट करना चाहिए a कॉमा b इंटरवल में सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू k. सो व्हाट दे आर सेइंग दैट f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में अगर मैंने कोई नंबर k लिया है तो उस k के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक c एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट c इज इक्वल टू f ऑफ k. मतलब मैंने सॉरी गलत बोल दिया मैंने. सच दैट f ऑफ c, ये जब मैं c है यहाँ पे f ऑफ c इज इक्वल टू k. ओके, सो कंसीडर कर लिया फाई ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस k. क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन गिवन है और k हमेशा कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है, तो इसका मतलब फाई ऑफ x भी कॉन्टीन्यूस होगा. नाउ फाई ऑफ a क्या बना? f ऑफ a माइनस के. यहाँ से देखो f ऑफ a माइनस के विल बी नेगेटिव. और फाई ऑफ b क्या बना? f ऑफ b माइनस के. यहाँ से f ऑफ b माइनस के विल बी पॉजिटिव. सो दैट मीन्स फाई ऑफ a एंड फाई ऑफ b आर ऑफ ऑपोजिट साइन. और हमने यहाँ पे किया है दैट इफ़ they are of opposite sign, so there exists at least one real number c such that f of c is equal to 0. So that means यहाँ से there must exist one c between ab such that phi of c should be equal to 0. अब phi of c है क्या? f of c minus k. So f of c is equal to k, hence the result. So converse of this result is not true. यहाँ पे हमने बोला था अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो वो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच वाली सारी वैल्यूज़ लेता है. बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू. दैट मीन्स इफ़ अ फंक्शन इज एज्यूमिंग ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b, द फंक्शन मे और मे नॉट बी कॉन्टीन्यूस. सो ये इन्होंने एक काउंटर एग्जाम्पल लिया एक फंक्शन का. सो ये जो फंक्शन है ये ज़ीरो पे ये क्या किया है इन्होंने? The function is defined on minus 2 by pi to 2 by pi and it takes all values between minus 1 and 1 as x varies from minus 2 by pi to 2 by pi, but still it is not continuous in this interval as it is discontinuous at x is equal to 0. क्योंकि x is equal to 0 पे समझ रहे हो साइन 1 बाई एक्स यहाँ पे तो हमने डिफाइन कर दिया x इज इक्वल टू 0 पे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 ले ली. ओके, सो दैट मीन्स फंक्शन इज एज्यूमिंग ऑल द वैल्यूज़. लेकिन अगर मैं इसकी कॉन्टीन्यूटी फाइंड करूँगी तो ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है, 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता. सो ऑल्दो इट इज़ टेकिंग ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन माइनस 2 बाई पाई टू 2 बाई पाई, बट इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. आई गेस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. बाकी थोड़ी सी थ्योरम्स रह गई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर कंप्लीट.